जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज के अपनी क्लास में मैं आपको जो है भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं और जितने भी भाग हैं, अनुसूचियां हैं, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। और यह जो टॉपिक है आज का, वो सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो स्टेट PCS या UPSC या छोटे मोटे जो कंपटीशन की जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवे, SSC, बैंकिंग या दरोगा वगैरह की, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि इसमें मैं इतना अच्छा से सारे अनुच्छेद को एक्सप्लेन किया हूँ कि आपको जो है याद हो जाएगा। और आपको पता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से काफ़ी प्रश्न जो है जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स में आते हैं। और कुछ वैसे भी भारतीय नागरिक जिनको भले ही तैयारी वो ना कर रहे हो कंपटीशन का, लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते एक कर्तव्य बनता है हम सबका कि हम सबों को भारतीय संविधान के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगी, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी जो कि आपकी ज़िंदगी में रोज जो है हमेशा ये यूज होते रहता है, इसके काम आएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को मैं आज, है ना। तो सबसे पहले मैं संविधान के बारे में बताता हूँ। जैसे कि हमने देखिए ऊपर मेंशन कर रखा है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन आपको पता है कि टाइम टू टाइम जो इसमें बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं संविधान में, है ना। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आज की डेट में जो है 448 अनुच्छेद हो गए हैं। तो 448 अनुच्छेद जो हैं एक्चुअली क्या 395 अनुच्छेद के अंदर में कुछ न कुछ और जोड़ दिया गया है, उसके सेक्शन में सब सेक्शन जोड़ दिए गए हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 448 हो गए हैं। लेकिन मूल रूप से जो है 395 अनुच्छेद ही हैं और कुल 22 भाग हैं। अब इसमें भी आज देखिए पढ़ते होंगे आपकी 25 भाग हैं, तो बिल्कुल ये बात सही है, मूल रूप से 22 भाग ही हैं। लेकिन इसमें संशोधनों के कारण बहुत सारे जो और इसमें अनुच्छेद जुड़े हैं उसके कारण 25 भाग हो गए हैं। और 12 अनुसूचियां हैं आज की डेट में, 4 तो बाद में जोड़े गए हैं संशोधन कर करके। प्रारंभ में जो है भारतीय संविधान में जो थे 8 ही अनुसूचियां थी, ठीक है। इस प्रकार जो है हमारे भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। अब मैं देखिए यहाँ पर हर एक अनुच्छेद को जो है डिटेल से मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। आपको पता है कि 22 भाग है, तो 22 भाग है तो भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, ये हमेशा एग्जाम में आ जाता है कि किस भाग में क्या क्या है, करेक्ट। तो मैं देखिए भाग 1 में लिख दिया हूँ कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है, जो कि अनुच्छेद 1 से 14 तक ये कवर करता है। भाग 2 में सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में प्रावधान है और यह अनुच्छेद 5 से 15 तक कवर करता है, ठीक है, ये रहा। उसके बाद भाग 3 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मौलिक अधिकार, इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और यह जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक को कवर करता है भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 4 जिसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहा जाता है, इसका पूरा नाम है ना। तो ये जो है कुल अनुच्छेद 36 से लेकर के 35 तक, 36 से लेकर के 51 तक कवर करता है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद भाग 4A जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा के सिफारिशों पर ये जोड़ा गया था, है ना। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को, है ना, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो इसको अनुच्छेद 51A, तो देखिए एक ए जुड़ गया, 51 तक तो था लेकिन 51A जोड़ दिया, है ना। तो इसी तरह से जुड़ते गया था, आपके जो है 400 से ऊपर अनुच्छेद पहुंच चुके हैं, तो पहले 395 ही थे। उसके बाद भाग 5 में जो है संगठन के बारे में है, जिसकी 52 से लेकर के 151 तक है ना। भाग 6 में जो है राज्य के बारे में वर्णन है, जो कि 152 से 237 तक है। इसी तरह से जो है आगे भी जो है बहुत सारे हैं। भाग 7 है देखिए, है ना, जो कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन है। भाग 9 है, इसमें पंचायतों के बारे में वर्णन है। और भाग 9A है, जिसमें नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन है, नगर पालिका का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे जितने भी जो है आपको इसमें अनुच्छेद और भाग के अंदर किस भाग में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, इसके मैं वर्णन कर दिया हूँ इसमें, ठीक है। ये शॉर्टकट में हो गया। अब मैं आपको डिटेल में आता हूँ, हर एक अनुच्छेद के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक, मैं अपने वीडियो में पार्ट बाई पार्ट, है, ये तो पहला पार्ट है इस तरह के वीडियो का, मतलब कि संविधान के अनुच्छेद के बारे में, तो सारे अनुच्छेद में आपको कवर कर दूंगा, सारे इसमें डिटेल दे दिया हूं। और मैंने इसके PDF लिंक भी जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिनको भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए डिटेल में पढ़ना हो, मैं PDF लिंक डाल दिया हूं। आप चाहे तो इसमें टोटल आप उसमें डिटेल से पढ़ सकते हैं, अपने तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो अब रहा मैं भाग 1 में आता हूं, जिसमें दिया हुआ है कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक है इसमें। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 1 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में जो है इसमें संघ का नाम और क्षेत्र के बारे में वर्णन है। संघ का नाम क्या होगा? संघ यानी हमारा भारत जो है, अनुच्छेद 1 में देखिए कहा गया है भारत अर्थात इंडिया जो है ना, ये राज्यों का संघ होगा। यानी हमारे संविधान में जो भारत का नाम है वो भारत भी है और उसी को इंग्लिश में इंडिया लिखा गया है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है, संविधान में ही हमारे देश का नाम जो है भारत है और उसी को अर्थात इंडिया लिख दिया गया है। और इसमें कहा गया कि भारत जो है ना वो राज्यों का संघ होगा, ठीक है। यानी भारत में एक का नागरिकता है, अमेरिका की तरह नहीं। अमेरिका में जो दो नागरिकता है, राज्य का नागरिकता अलग होती है और जो है मतलब कि देश की नागरिकता अलग होती है। कि इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में सिर्फ एक नागरिकता है, क्योंकि भारत जो है राज्यों का संघ है, फेडरल गवर्नमेंट है यहाँ पे। फिर अनुच्छेद 2 में आते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या चीज है? तो अनुच्छेद 2 में देखिए कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, ठीक है। तो भाग 1 में हम संघ और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 2 में जो वर्णन है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अब कहीं नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना क्या भाई? अब ऐसा मत समझिए कि झारखंड बना, उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, ये सब इसके अंदर आता है, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 2 में जो है ना नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, जैसे कि देखिए मान लीजिए जैसे कि मैंने लिख दिया एग्जांपल में, यहाँ देखिए मेंशन कर दिया सिक्किम, जो आज आप देख रहे हैं कि सिक्किम जो राज्य बना है 22वां, ये राज्य शुरू से नहीं था। सिक्किम एक स्वतंत्र देश था। देखिए मैं यहाँ मेंशन कर दिया हूँ, सिक्किम जो है ना एक स्वतंत्र देश था। इसको 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा जो है भारत संघ में शामिल कर लिया गया और यह जो है भारत का 22वां राज्य बना, ठीक है। इनिशियली तो देखिए 1956 के आसपास में जो है भारत में कुल जो है उसमें 14 राज्य ही थे, ठीक है, 14 राज्य थे। बाद में जब बहुत सारे राज्य धीरे धीरे जुड़ते गए और आज के डेट में तो पता ही आपको कुल 28-29 राज्य हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अनुच्छेद 2। देखिए अनुच्छेद 2 का मतलब समझिए क्या होता है। अनुच्छेद 2 का मतलब ये हुआ कि नए राज्यों का प्रवेश। तो कोई भी जो स्वतंत्र पहले से राज्य नहीं था, भारत में शामिल नहीं था, भारत के बाहर कोई देश था, अब वो भारत में बनना शामिल होना चाहता था, श्योर सी बात है भारत में शामिल हुआ तो उसको देश के रूप में शामिल नहीं करेंगे, उसको हम एक नए राज्य के रूप में शामिल करेंगे। जैसे मान लीजिए आज के डेट में जो है पाकिस्तान का एक पार्ट है, बलूचिस्तान उसको बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी जो है विद्रोह चल रहा है। तो आज अचानक उसका मूड हुआ बलूचिस्तान के लोगों को जन्म संग्रह के आधार पर मान लीजिए वहाँ के लोगों का ये मत हुआ कि भाई हमको भारत में मिलना है, ठीक है। तो भारत सरकार कहेगी ठीक है भाई स्वागत है आपका, आइए। तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत जो है भारत में जो है एक और राज्य अभी 29 है, तो 31वां राज्य के रूप में उसको शामिल कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है राज्यों में अपने देश में मिलाने के लिए जो है उसको राज्य के नया राज्य बनाएंगे और उसको शामिल करने के लिए भाग 2 में अनुच्छेद 2 में प्रावधान है इसका, ठीक है। अब अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखते होंगे अपने देश में जितने भी नए राज्य बने हैं, हमने बताया कि 1956 तक जो है हमारे देश में मात्र 14 ही राज्य थे, बाद में बहुत सारे नए राज्य बने। तो जितने भी राज्य बने, ठीक है, 1956 के समय ही देखिए 1953 में जो है भारत का एक राज्य बना था, मतलब कि जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया था 1953 में, आंध्र प्रदेश को, एपी है ना। तो आंध्र प्रदेश को भारत का जो राज्य बनाया गया था 1953 में, इसको भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो इसी अनुच्छेद 3 के तहत जो है उसको बनाया गया था। तो मैंने देखिए लिखा अनुच्छेद 3 में क्या है, कह रहा है नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। लेकिन नए राज्य का गठन कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए अचानक आज मत हुआ कि उत्तर प्रदेश बिहार का कुछ भाग को काट करके पूर्वांचल बना दिया जाए। अभी वो लोग पूर्वांचल बोलते हैं, उधर के जो लोग हैं भोजपुरिया जो बोलते हैं उनको पूर्वांचल बोलते हैं। तो उनका मत हो कि पूर्वांचल एक नए राज्य बनना चाहिए, वहाँ के लोगों का ये मत है, वो विरोध कर रहे हैं। तो संसद चाहे तो संशोधन कर करके दोनों राज्यों की सहमति से बिहार और यूपी की सहमति से एक पूर्वांचल राज्य बना सकता है, ठीक है। तो इसी अनुच्छेद के तहत बनाएगा। तो हाल फिलहाल में देखिए मैंने मेंशन कर दिया कि झारखंड है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है। आपको पता है कि तेलंगाना जो है 6 जून 2014 को नया राज्य बनाया गया, छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था, उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था और झारखंड को जो है 15 नवंबर 2000 को नया राज्य बनाया गया था। तो ये सब जो तीनों नए राज्य चारों बने हैं, है ना, इसी अनुच्छेद के तहत में बने हैं, ठीक है। तो ये बात हुई, आपको इसमें भाग 1 मैंने पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है, जिसमें जो है संघ का नाम, क्षेत्र के बारे में वर्णन है भाग 1 में। अब मैं भाग 2 में आता हूँ, ठीक है। भाग 2 में जो है नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। भाग 2 में जो है आर्टिकल 5 to 11 तक भाग 2 में आता है। मैंने ऊपर मेंशन देखिए कर चुका हूँ मैं, है ना, भाग 2 है ना। तो भाग 2 में जो है नागरिकता प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसमें शामिल है। तो
तो हम आते हैं भाग 2 के जितने भी अनुच्छेद हैं उसके बारे में विस्तृत वर्णन कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है भाग 2 में जो मैंने बताया कि इसमें नागरिकता का जो प्रावधान है भाग 2 में, तो इसमें जो अनुच्छेद 5 है, ये क्या कहता है अनुच्छेद 5 पहले, ठीक है। ये बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा जितना अनुच्छेद है मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, और हमेशा के लिए आपको याद भी रहेगा। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें, तो ताकि आप लोग जो है पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है, अनुच्छेद 5 में जो है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है। फिर अनुच्छेद 6 में क्या है, एक निश्चित व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित हो गए हैं। देखिए जब संविधान बना था, मैंने बताया था आपको कि कैबिनेट मिशन आया भारत में और संविधान को बनना स्टार्ट हुआ 1946 से, ठीक है, 1946 से बनना स्टार्ट हुआ। तो उसी समय जो है बहुत सारे मतलब कि उस प्रतिक्रिया हो रहे थे देश के अंदर, बहुत सारे नए नए बदलाव हो रहे थे, जैसे कि भारत से पाकिस्तान अलग हो रहा था। तो जब भारत से पाकिस्तान अलग हो रहा था तो कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, है ना। तो भाई ये सब आना जाना जो हो रहा था, माइग्रेशन जो हो रहा था और इमिग्रेशन जो हो रहा था, तो श्योर सी बात है नागरिकता का भी बदलाव होगा। तो नागरिकता के बदलाव के लिए उस समय जो हमारे देश में जो कानून बनाने वाले जो भी संविधान सभा के सदस्य लोग थे, उन्होंने ये सब का प्रावधान किया। तो भाई तो जो पाकिस्तान से भारत आएंगे उनके नागरिकता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 6 में है, ठीक है। अब अनुच्छेद 7 में क्या है, अब जो पाकिस्तान को चले गए, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए उस समय बंटवारे के समय, उनका नागरिकता का क्या होगा, तो उनके नागरिकता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद देखिए 8 में क्या है, कह रहा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों का नागरिकता का अधिकार। इसे समझ में आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका देखिए बहुत ही बड़ा अर्थ होता है। जिसमें भारत आज़ाद हो रहा था और जिसमें संविधान लिखा जा रहा था, उसमें भारत के बहुत सारे नागरिक यानी कि लेबर या कार्मिक जो हैं वो विदेशों में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के दौरान जो भी अंग्रेजों ने यहाँ से लेबर वगैरह को उठा के ले गया, दूसरे दूसरे देशों में काम करवा रहे थे, है ना, फैक्ट्रीज वगैरह में। तो भाई अब सोचिए यहाँ तो देश आज़ाद हो रहा है और संविधान भी बन रहा है, और जो लोग यहाँ के नागरिक लोग बाहर में नौकरी करने के लिए गए हुए उनका भी तो नागरिकता का ख्याल रखना है ना, कानून बनाने वालों को, ठीक है। बहुत दूर का सोचते थे हमारे कानून बनाने वाले जो भी थे संविधान सभा के सदस्य लोग, है ना, बहुत दूर का सोचते थे और बहुत गहराई से सोचते थे। तो उनके लिए यानी कि भारत के आज़ादी के समय और भारत के संविधान के बनने के समय जो भी भारत के नागरिक विदेशों में नौकरी कर रहे थे, ठीक है, उनके नागरिकता का प्रावधान जो है वो बोला गया भैया वो सब ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं उस समय तो उनका नागरिकता खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है, वो भी भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। तो भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के लिए जो नागरिकता है ना, उसका प्रावधान अनुच्छेद 8 में किया गया है, करेक्ट। फिर है अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, है ना, उसके बारे में है। और अनुच्छेद 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसमें संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। संसद के पास इतना राइट है, इतना अधिकार है कि वो जब चाहे तब जो है नागरिकता के प्रावधानों में कोई न कोई बदलाव कर सकता है। जैसे कि आप सुने होंगे CAA के नाम सुने होंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA, सॉरी ठीक CA नहीं लिखा है ना, CAA 2019 आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, ठीक है। और आपने NRC का नाम सुना होगा, NRC का वो चल रहा था ना, आसाम में चल रहा था, NRC को बिल्कुल जो है अपडेट किया जा रहा था NRC को। अब देखिए NRC आप लोग आज सुन रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, NRC बहुत पहले से था। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था ना तो उस समय NRC रजिस्टर बन चुका था। NRC का फुल नेम होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, है ना, यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये तो पहले ही बन चुका था, सिर्फ इसका टाइम टू टाइम जो है अपडेशन होता है। और अभी फिलहाल कुछ वर्ष पहले, साल 2 साल पहले जो है असम में जो है NRC का काफ़ी चर्चा चल रहा था। वहाँ की सरकार जो है वहाँ NRC रजिस्टर में अपडेशन कर रही थी वो, है ना, जिसके कारण कुछ लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी, तो विरोध कर रहे थे। तो यही NRC और CAA और जो भी नागरिकता से संबंधित जो भी कानून आते जाता है नया नया, है ना, वो जो सांसद है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो है हमारे, वो इसी के द्वारा जो है उसमें चेंजिंग करते हैं अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, ठीक है। तो आज मैंने आपको जो है भाग 1 और भाग 2 के बारे में क्लियर कर दिया, ठीक है, कि क्या क्या इसमें है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें और नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा, ठीक है, वो है आपके क्या कहते हैं आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो भाग 3 में प्रावधान है, तो भाग 3 में जो है वो क्या है, हमने आपको ऊपर देखिए बता दिया था कि भाग 3 में जो है आपको, है ना, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स,
ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ भी कहा जाता है। तो भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। करेक्ट, भाग 3 के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर करके मैं पार्ट बाई पार्ट चलता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मैं मौलिक अधिकार के बारे में बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।